समास तक इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है और हम ये मानते हैं समास तक आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम संधि शुरू करेंगे। संधि में सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब भी संधि आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको प्रत्याहार की जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए प्रत्याहार हम आपको रटाए भी थे और समझाए भी थे उस समय कि संधि में प्रत्याहारों की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। और आप लोग लगभग प्रत्याहार तैयार भी किए होंगे, लेकिन एक बार हम फिर से इसको आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहे हैं जिससे आपको प्रत्याहार फिर से आ जाए। पहली बात तो ये बताइए कि प्रत्याहार ही किसे कहते हैं, आप ये बताइए। क्या पता है ये महेश्वर सूत्र है, आपको पता है? ये महेश्वर सूत्र उसी तरीके से है, आप समझो सीधा सीधा कि जैसे आप लोग काका काका पढ़ते हो, बगल में इसलिए काका काका लिखवा दिए हैं। जैसे आपकी वहाँ पर वर्णमाला है, ये भी वर्णमाला है। ये पाणिनि की संस्कृत मतलब पाणिनि ऋषि जो थे उनकी अपनी वर्णमाला है, ये भी उसी तरीके से वर्णमाला। हम समझाएंगे दोनों कैसे वर्णमाला है। अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे तो काका काका आसानी से याद है। तो ये लगता है कि ये वाली वर्णमाला ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये का के बाद खा आता है, खा के बाद घा आता है। ये पता नहीं क्या आता है, का के बाद चा आ जाएगा, कुछ आ जाएगा इस तरीके से, तो इसका कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि आप लोग याद ना आता हो ये चीज, लेकिन ये भी अपनी जगह पर वर्णमाला ही है। तो इसको समझिए सबसे पहले कि ये महेश्वर सूत्र है। पहला क्वेश्चन आपको ऐसा समझिए कि जो चीजें हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके सीटेट, टेट और सुपर टेट और आपका बीटीसी, चार चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर ले जाएं। और सबसे ज्यादा आप समझिए कि महेश्वर सूत्र से ही आपका टेट से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। महेश्वर सूत्र का आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछता है, उसके बाद हो सकता है कि परीक्षा में भी पूछता हो, और हर जगह एक ग्राम पूछेगा। पहले यहाँ से समझिए क्या किस तरीके से है। पहले तो ये समझिए पूछता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि महेश्वर सूत्र किसने लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए महर्षि वाणिनि ने लिखा था, ठीक है। पूछेगा महेश्वर सूत्रों में सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 है। आप देखिए लिखा गया है, नंबरिंग किया गया है कि 1 2 3 4 यहाँ 14 तक, ठीक। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि मतलब इससे से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अब ये जानना जरूरी है प्रत्याहार किसे कहते हैं, ठीक। तो प्रत्याहार में क्या होता है कि वर्णों के विस्तृत समूह को यहाँ संक्षिप्त कर दिया जाता है। जैसे समास में क्या होता है, शब्दों का या आप कह सकते हो कि पदों का संक्षिप्तीकरण होता है, उसी तरीके से यहाँ वर्णों का संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। बड़े बड़े वर्णों को यानी 5-7 वर्णों को एक साथ मतलब 2 वर्णों में लिख देना ही प्रत्याहार कहते हैं, ठीक। अब प्रत्याहार अगला क्वेश्चन ये होता है कि प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं। अब यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने से पहले भी कुछ चीजें जरूरी है जो आपको जानना जरूरी है। कि आप देखेंगे कि हर लाइन में लास्ट में जो वर्ण लिखा गया है, जैसे अड़ा लिखा गया है, का लिखा गया है, अगला लिखा गया है, चा लिखा गया है, हटा लिखा गया है, इस पर हलंत लगा है, ठीक। तो इसको कहते हैं इति संज्ञक वर्ण। क्या कहते हैं, इति संज्ञक वर्ण। यानी इति का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग गणित पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है लास्ट में इति सिद्धम, यह रहता है नहीं लिखा रहता है। इति सिद्धम का क्या मतलब होता है, यह सिद्ध हो चुका है, यहाँ आ गया, इसका उत्तर आ गया, लास्ट में लिखा रहता है इति सिद्धम का, भी देखिए किताब खोलकर। उसी तरीके से यह है इति संज्ञक वर्ण। मतलब आप कहने का मतलब ये, इति का मतलब ये समाप्त होने वाले, संज्ञक का मतलब नाम, जो किसी भी आप कह सकते हो प्रत्याहार को समाप्त कर दे उसको इति संज्ञक वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ से लाइन शुरू हुई थी, यहाँ खत्म हुआ, अंत हुआ यहाँ पर ना, तो इसे कहते हैं इति संज्ञक वर्ण। यहाँ से शुरू हुआ, मान लीजिए यहाँ खत्म हुआ, तो इसको जैसे आप कहते हैं कि एक प्रकार का फुल स्टॉप इसको कहते हैं। स्टॉप देखता है कि यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ आपका स्टॉप है, तो इति संज्ञक वर्ण कहते हैं। और इति संज्ञक वर्ण में क्या लगा है, हलंत लगा है। क्या लगा है, हलंत लगा है। और हलंत में जब आप प्रत्याहार बनाते हैं तो कहते हैं कि हलंतम तस्य लोपः, यानी जो हलंत के वर्ण होते हैं उसका लोप हो जाता है। ये बातें भी आपको कम समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी हम समझाएंगे और इस तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे कहने का मतलब ये आ गया कि अगर हम बात करें कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करना है, पहली वाली लाइन के बारे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करना है, तो हम इसको
आ ई उड़ा न कह के अड़ कह देंगे। क्या कह देंगे? अड़ कह देंगे। अब अगर ऐसे कहेंगे तो आ ई उड़ा कहेंगे, लेकिन आ ई उड़ा न कह के हम सिर्फ कह दिए कि अड़। अड़ क्या है? यही अड़ जो है प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब आपको बताए थे कि वर्णों का संक्षिप्तीकरण। अब 4 वर्णों को सिर्फ 2 वर्णों में बोल देना क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। इसी तरीके से बनते हैं प्रत्याहार। यानी कहने का बात यह है, जैसे अड़ हो गया, अड़ भी प्रत्याहार है। जैसे हम कहते अक भी प्रत्याहार है। ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कह दिए अंक कह दे या अज कह दे, ये भी प्रत्याहार है। अज भी मान लीजिए प्रत्याहार है। ठीक। तो ये समझे कि कैसे किस तरीके से प्रत्याहार बनाया जाता है। जैसे हम देखिए पहला शब्द यूज करें, ये अड़। क्या यूज किए? अड़। तो अड़ का मतलब जैसे जब अड़ बात कहा जाएगा तो शुरुआत कहां से होगी? पहले वाले वर्ण से होगी, आ से शुरुआत होगी। तो आ से लेकर कहां तक चलेंगे? जहां पर पहला अड़ा मिलेगा, जहां पर पहला अड़ा मिलेगा। क्योंकि अड़ा और भी कहीं जगह मिलेगा आपको। देखिए बीच में 2 जगह और अड़ा मिलेगा कि एक अड़ा यहाँ पर भी है। आप कहेंगे अड़ में सर जी यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक यहाँ। तो जहां पर हलंत वालों अड़, जैसे अड़ कहे तो जहां पर आ से शुरू करेंगे, जहां पर हमको पहला वाला हलंत वाला अड़ा मिल जाएगा, हलंत वाला, वैसे नहीं अड़ा, वैसे अड़ा जहां मिलेगा वैसे बीच में और कहीं अड़ा होगा। देखिए कहीं पर और अड़ा होगा बीच में, इस पर हलंत है। देखिए इस पर हलंत नहीं है, इसको हमको नहीं लेना है। हमको क्या लेना है? अड़ प्रत्याहार जब कहेंगे तो हमको वहां लेना है जो सबसे पहले मिल जाए और जिस पर हलंत नहीं पड़ा। ठीक। इसको कहेंगे अड़। अड़ प्रत्याहार है। प्रत्याहार मतलब क्या बताए थे कि वर्णों का संक्षिप्तीकरण प्रत्याहार कहते हैं। ठीक। तो शुरुआत कहां से करेंगे? आ से करेंगे और खत्म कहां करेंगे? अड़ा से करेंगे। ठीक है। अब अड़ा कह दिए, अड़, इसको कहेंगे अड़ प्रत्याहार। अब हम अगर पूछेंगे आपसे अड़ प्रत्याहार में आते क्या है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे आ आता है, ई आता है, उ आता है। ठीक है। 3 ही शब्द आएगा क्योंकि आधा आगे अड़ा है। अड़ा जो लगता है ये सिंबॉलिक है, इसमें सिंबल के रूप में प्रयोग होता है। इसका कोई बाकी इसका कोई रोल नहीं होता है। ये खत्म करने के लिए एक स्टार के रूप में प्रयोग होता है, बाकी इसकी कोई भूमिका ही नहीं होती है, इसकी कहीं पर कोई गणना ही नहीं होती है। जब आप मैसर सूत्र की बात करते हैं, अगर आप इसको गिनेंगे तो टोटल ये जो मैसर सूत्र है, मूल सूत्रों की संख्या जो टोटल आप सकते हैं, वर्णों की संख्या जो प्रयोग की गई, सूत्र तो 14 ही है, लेकिन सूत्र में जितना वर्ण प्रयोग किए गए 43 वर्ण प्रयोग किए गए हैं। कितना वर्ण प्रयोग किए गए हैं? 43 वर्ण प्रयोग किए गए हैं। 43 वर्णों में जो टोटल बनता है प्रत्याहार बनता है टोटल 42। कितना बनता है? 42। 43 क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हा इसमें 2 बार प्रयोग हुआ है, बाकी सब एक ही बार प्रयोग हुआ है, सिर्फ हा इसमें 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए 42 प्रत्याहार ही बनाए जाते हैं। अभी आपको बहुत कुछ इसके बारे में समझाना और बताना है। तो जैसे यहाँ से शुरू किए, यहाँ खत्म कर दिए, यह हो गया अड़ प्रत्याहार। क्या हो गया? अड़ प्रत्याहार। दूसरी बात क्या है? मान लीजिए कहे एक प्रत्याहार। दूसरी बात क्या कहे? एक प्रत्याहार। तो एक प्रत्याहार में क्या क्या? अप्रत्याहार, सॉरी अप्रत्याहार दूसरे नंबर पर क्या है? तो अप्रत्याहार में क्या क्या आएगा? आ ई उ री ली, इतना वर्ड आ गया। अब इसमें कटा क्या? इसमें कटा है अड़ा। जो एक बीच में अड़ा पड़ता था उसकी गणना नहीं हुई, क्योंकि कहे अभी 2 चीजें बताए, यह इत संज्ञक वर्ण है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए जैसे 4 अक्षर दे दिए, आ दे दिया, अड़ा दे दिया, ऐसे करके 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया, और उसके बाद दे दिया, ये 3 नंबर पे है, और मान लीजिए उसके बाद ली दे दिया, ये 4थे नंबर पे है। अब ये 4 नंबरों में ये थोड़ा कम स्पष्ट होगा, लेकिन समझ जाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे। 4 वर्णों में आपसे प्रश्न पूछेगा, इसमें ईद संज्ञक वर्ण कौन सा है? अब ईद संज्ञक सभी नहीं सुने रहेंगे, तो जानेंगे कहाँ से ईद संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं। ईद क्या मतलब होता है? जो समाप्त करने वाले वर्ण, जो लाइनों को समाप्त करने वाले वर्ण हो। तो आप इसमें से समझेंगे आ, उसके बाद हो गया दूसरे नंबर पे मान लीजिए उ और री, ये तीनों तो कॉमन है, ये इसका केवल हलंत लगा है, ऐसे भी इसको पहचान सकते हो। तो हलंत वाला शब्द जो होता है इसको ईद संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो यही इसमें भिन्न है, इसी कहते हैं ईद संज्ञक वर्ण। ठीक। उसके बाद दूसरा सूत्र क्या कहता है? हलंतम तस्य लोपा। हलंतम तस्य लोपा सूत्र से हलंत वाले वर्णों का लोप हो जाता है।
यानी जिसपे हलंत रहेगा जब आप प्रत्याहार बनाएंगे तो उनकी गणना नहीं करेंगे, उनको निकाल के बाहर कर देंगे। अब समझ में आ गया आपको अज प्रत्याहार में क्या क्या आता है। अब तीसरे नंबर पे आता है अज प्रत्याहार। जब हम अज प्रत्याहार में लिखेंगे तो बीच में जितने आप बीच में जो भी हलंत वाले वर्ड रहेंगे उसको हम नहीं लिखेंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे, आ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आ लिखेंगे, आ, उसके बाद आ ई उ री ए ये तो वर्ड आ गया आपका अज प्रत्याहार में। ठीक है, आया क्या क्या नहीं आया, आपका आ कट गया बीच से, आपका ये का कट गया बीच से, आपका अंगा कट गया बीच में, आपका अच है तो यहाँ अच तो लिखा जा रहा है लेकिन गणना में नहीं आएगा। ये हो गया आपका अज प्रत्याहार के बारे में उदाहरण लेकर समझाया। अगर मान लीजिए बीच में बात आ गई अज प्रत्याहार का के ना का के, हम मान लीजिए कहा दिए एक प्रत्याहार या ईड़ प्रत्याहार कहा दिए। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ईड़ प्रत्याहार पहले कहे तो शुरुआत कहाँ से होगा, ई से शुरुआत होगा, आ यहाँ पर हट जाएगा। जहां से बात आएगी जो शब्द पहले रहेगा उसकी गणना होगी, और कहां तक होगी, जहां तक लास्ट में हलंत वाला वर्ण मिल नहीं जाएगा। अब हम कहें कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं आप लोगों से ईड़ प्रत्याहार के बारे में। ईड़ प्रत्याहार के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ गणना कहां से शुरू होगी, ई से शुरू होगी। समझ में आया, ई होगा इसके अंतर्गत ई उ दी आएगा, अब दो ही आएगा, इसके अंतर्गत सिर्फ दो ही वर्ड आएंगे। ये तो हो गया प्रत्याहार। अगर हम बात कर लिए ई प्रत्याहार तो ई से शुरू होगा, ई उ री इतने वर्ड आएंगे। ठीक, हमको लग रहा है कि ये प्रत्याहार आपको बनाना आ गया होगा। ठीक है, समझ में प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बहुत साफ बता रहे हैं, लेकिन अगर हम पूछेंगे तब मत कहना कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल पूछिए, क्योंकि फीस देकर बैठे हो और पूरा ज्ञान लेने के लिए बैठे हो। ये आपकी लास्ट पढ़ाई है, इसके बाद आप लोग अध्यापक बन जाओगे और आपसे लोग पूछेंगे। ऐसा ना हो कोई संशय यहाँ से लेकर जाओ, अगर यहाँ से मन में शंका रहेगी तो आप कम से कम 200-400 बच्चों को क्या न जाने कितनी पीढ़ियों को बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो ना समझ में आ रहा हो तो ये पूछ लो, सब बता रहे हैं। कुछ भी इसमें से ना समझ में आया हो तो गर्व से कहो मुझे नहीं आ रहा है। फीस दिए हो, पढ़ने के लिए आए हो और गर्व से पढ़ो। ठीक है, शर्म वाली कोई बात नहीं है, यहाँ शर्म कर लोगे जीवन भर शर्माते ही रहोगे, कोई पूछेगा बगल से मुस्कुरा के निकल जाओगे ऐसे। ठीक है, अब बात आ गई मान लीजिए प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर प्रश्न आता है, मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न कर दिया कि स्वर प्रत्याहार किसे कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि स्वर प्रत्याहार किसे कहते हैं। ठीक, स्वर प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो आप वहां से क्या सोचेंगे कि शुरुआत में सारे स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे, वही स्वर प्रत्याहार कहलाएंगे। अब सारे स्वर किसमें आ जाएंगे, आप देखिए जरा कि आ से शुरुआत है स्वर का, आ ई उ री ए ओ ए आ से अज प्रत्याहार, इसीलिए इसको नहीं मिलाए हैं। देख लीजिए, अज प्रत्याहार जो है इसे स्वर प्रत्याहार कहते हैं। कौन सा प्रत्याहार कहते हैं, स्वर प्रत्याहार कहते हैं। समझ में आ गया, अज प्रत्याहार क्या कहते हैं, स्वर प्रत्याहार कहते हैं। व्यंजन प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, व्यंजन प्रत्याहार किसे कहते हैं, ऐसा बताओ। व्यंजन प्रत्याहार किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, हल को कहेंगे। बहुत अच्छा, शाबाश, हल को व्यंजन प्रत्याहार कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए शुरू हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आप लेंगे, अब देखिए जिस पर हल मतलब जहां तक आपका व्यंजन हो, व्यंजन कहां तक है, यहाँ तक है, आपका हल प्रत्याहार क्या कहलाता है, व्यंजन प्रत्याहार का। ये सारे प्रश्न बराबर आते हैं, ध्यान से मुझे ऐसे नहीं मतलब कौन पढ़ा रहे हैं। फालतू चीजें जो आपकी जरूरत की नहीं रहेगी उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, जो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही पढ़ाएंगे। और ये सब प्रश्न में 10% की गारंटी ले सकते हो, 1000% गारंटी ले सकता हूँ। इससे बाहर की कोई हिम्मत नहीं किसी कोई प्रश्न पूछ ले। समझ में आया, इसके बाहर तो ना कोई पूछेगा, और पूछेगा तो हम लोग बता देंगे। ये भी बात है कि ऐसा पढ़ा दे रहे हैं। तो व्यंजन प्रत्याहार आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, आपसे पूछा जाएगा ऊष्म प्रत्याहार किसे कहते हैं। ऊष्म प्रत्याहार मान लीजिए कोई पूछ ले कि ऊष्म प्रत्याहार किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है अंतस्थ प्रत्याहार किसे कहते हैं। तब पहले तो ये होना चाहिए
उस मोड़ किसे कहते हैं, ये दिमाग में आना चाहिए। और जब लॉकडाउन में खत्म हो गया होगा दिमाग को असर कहाँ से आएगा? उस मोड़ पता है किसे कहते हैं? गोवर्धन हो गए तुम लोग, ठीक है, तुमको पूरा भूसा भर गया है। अब देखिए कौन कौन से उस मोड़ है, थोड़ा सा इधर उत्तर आया सा का सा है। अब देखिए सा का सा तीन ही वर्ड विशेष तौर पे आते हैं। अब देखिए कहाँ पर है वो, अब देखिए ये देखिए, तो ये आपका हो गया, आप कह सकते हो सर प्रत्याहार। सर प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? या सर कह सकते हो या सल कह सकते हो, सल कहिए क्योंकि सा का सा चार वर्ड होते हैं, ऐसे सल कहिए। सल प्रत्याहार को क्या कहते हैं? उस प्रत्याहार कहते हैं। सुन में अंतस प्रत्याहार किसे कहते हैं? ध्यान देना, यही से शुरुआत होगा, ऐसे पहले मत जाना, ठीक है। अब आपसे दूसरा प्रश्न किए कि अंतस प्रत्याहार किसे कहते हैं? अंतस वर्ण किसे कहते हैं? या अलावा, या कहां से शुरुआत है जरा देख लीजिए, आपका यही कहीं होगा। हाँ ये या रा लावती या हो गया आपका, ये यहां से यहां तक यह प्रत्याहार आपका क्या कहलाएगा? आपका अंतस प्रत्याहार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतस प्रत्याहार कहलाएगा। समझ आया? अंतस प्रत्याहार आप पूछेंगे क्या आप कहेंगे? मतलब पूछा अंतस प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो यह प्रत्याहार को अंतस प्रत्याहार कहते हैं। इतना समझ में आया? आपसे पूछा कि महसूस सूत्रक संख्या कितनी है? 14 है। प्रत्याहार संख्या कितना है? 42, ठीक है। क्योंकि आप जैसे देखिए आप इतने में कितना प्रत्याहार बने हैं आपको दिखा रहे हैं। अण प्रत्याहार बन गया, इण प्रत्याहार बन गया, उण प्रत्याहार बन गया। चार प्रत्याहार केवल 1 2 3 प्रत्याहार केवल ऊपर वाली लाइन से बन जाएगा। बात समझ में आया? आगे प्रत्याहार कहां से बन सकता है? जैसे आपका बन सकता है अल प्रत्याहार बन सकता है, इक प्रत्याहार बन सकता है, उप प्रत्याहार बन सकता है, ठीक, ऋक प्रत्याहार बन सकता है, लिट प्रत्याहार बन सकता है। इतना तो दो लाइनों से बन गया। तो ऐसे जोड़ोगे तो 42 प्रत्याहार होगा। टोटल होना चाहिए 43, क्यों 43 नहीं आपको बताएंगे। अब देखिए हल यहाँ 2 प्रकार का है। हल 2 प्रकार का है। 2 प्रकार कहाँ है? एक हल तो ये है, ठीक, एक हल तो ये है और एक हल यहां से लेकर यहां तक कहलाएगा। बस समझ में आया? तो यहां जो हल है इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी गणना प्रत्याहारों में नहीं की जाती है। कोई नहीं बता पाएगा, नहीं किसी से पूछ लेना जो संस्कृत का जानकार हो कि किस प्रत्याहार की गणना प्रत्याहारों में नहीं होती है, किस वर्णों की संख्या या किस लाइन की संख्या, चारों आप ऐसे कह सकते हो किस सूत्र की संख्या की गणना प्रत्याहारों में नहीं की जाती है। इसकी तनकीद किया जाएगा, जान ही नहीं पाएगा कि क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। जानेगा भी किसका उत्तर है उसको नहीं पता रहेगा। इसकी गणना आपका महसूस प्रत्याहारों की संख्या में नहीं होता, प्रत्याहारों में इसकी गणना नहीं होती। जब भी हल की बात आए आप समझ जाइएगा कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है। समझ में आया? इसको इस हल का प्रयोग केवल इसलिए किया गया क्योंकि ये उस व्यंजन जैसे कि उस वर्ण का प्रयोग के लिए ये यहाँ पर बिल्कुल आपने खड़ा कर दिया है, बाकी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। कितना समझ में आया? ये तो हो गया आपका, मान के चलिए प्रत्याहार के बारे में इतना क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे और चीज है, जैसे बताएंगे, जैसे आपको बताया कि किस तरीके से ये और वो बराबर है, आपको बता रहे हैं कि ये भी काका काका है, ये भी काका है, और थोड़ा बहुत जान लीजिए इसमें जो आपको आगे काम आएगा भविष्य में, ठीक है। प्रयोग करेंगे तो नहीं, प्रयोग करेंगे काम नहीं आएगा। जैसे देखिए अब यहां से यहां तक, ठीक है, इसको कहते हैं का वर्ग। क्या कहते हैं? का वर्ग। आपसे कोई पूछेगा कि का वर्ग में क्या क्या आता है? का खा का घा अंगा। क्या कहते हैं? का खा का घा अंगा। आपसे कोई पूछेगा चा वर्ग में क्या क्या आता है? चा छा जा झा ये। टा वर्ग में क्या क्या आता है? टा ठा डा ढा अड़ा। ता वर्ग में क्या क्या आता है? ता था दा धा न। इतने समझ में आया वर्ग का मतलब? अब देखिए अब महसूस सूत्र ने क्या किया है, अब इसमें देखिए कि हर वर्ग का प्रथम अक्षर, हर वर्ग का प्रथम अक्षर जहां पर भी है एक ही जगह है।
नहीं समझ में आया कैसे? जैसे देखिए अभी इसमें पूछे हर वर्ग का प्रथम अक्षर कौन सा है, तो हर वर्ग का प्रथम अक्षर आप देखेंगे का है, टा है, पा है, ता है, चा है। ठीक है, ये हर वर्ग का प्रथम अक्षर है। इतना समझ में आया? अब देखिए हर वर्ग का प्रथम अक्षर इसमें जहां होगा एक साथ में होगा, दिखा रहे हैं कहां से, शुरुआत यहां से। ठीक, चा ता ता वा की गणना नहीं होगी क्योंकि वा क्या है, संज्ञक वर्ण है और हलंतम दस्य लोप हलंत का लोप होता है। ठीक है, 3 यहां से आगे हर वर्ग का प्रथम अक्षर, 2 यहां पर का ऊपर, हर वर्ग का प्रथम अक्षर एक जगह। अब हर वर्ग का द्वितीय अक्षर देखिए मैं सोचूं तो जहां रखा होगा एक जगह रखा होगा, ख फा छ ठ थ, हर वर्ग का द्वितीय अक्षर। समझ में आया? हर वर्ग का द्वितीय अक्षर जहां होगा एक जगह होगा, जस प्रत्याहार जब गर्दस जहां होगा देखिए जब गर्दस। समझ में आया? हर वर्ग का द्वितीय अक्षर, हर वर्ग का चतुर्थ अक्षर जहां पर होगा एक जगह होगा। ये क्या है? झ प्रत्याहार झ भ घ ढ ध। हर वर्ग का पंचम अक्षर जहां होगा एक जगह होगा, यम गणनम। हर वर्ग का पांचवा अक्षर एक जगह है। मैसो सूत्र भी तो अपने हिसाब से अच्छा ही है, ये भी है। तो इतना सारा चीजें आपका है ये मैसो सूत्र। और मैसो सूत्र में इतना महत्व अच्छी क्यों किए? क्योंकि आपको जो भी संधि पढ़ाएंगे मैसो सूत्र को ही ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे। आपको प्रत्याहार, जब हम बात करें अक प्रत्याहार तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है। जब हम बात करें एक प्रत्याहार तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रत्याहार क्या क्या आता है। हम अगर कहें कि कुछ भी यण प्रत्याहार में क्या क्या आता है ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। एक चीज और इसमें है, आपको बता दे रहे हैं कि जब भी बात होगी, मतलब मैसो सूत्र में क्या है कि छोटा छोटा सबको उठा लिया है, आ ई उ री सब छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा को उठा लिया है। लेकिन जब भी इसके साथ साथ बड़े अक्षर इसमें छुपे हुए हैं। जब भी इसीलिए मैसो सूत्र जब भी संधि में बात होती है कहते हैं जब हर्ष या दीर्घ आया, आ के बाद ई उ री लिया, हर्ष या दीर्घ आ ई उ री लिया, तो हर्ष दीर्घ शब्द हमेशा आएगा। हर्ष दीर्घ का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। जब भी आएगा ऐसे आएगा, यानी आपको कहने का मतलब है यहाँ छोटा थोड़ा नहीं है, लेकिन आप समझ के चलिए कि बड़ा वाला भी इसमें सम्मिलित है और वो चीजें संधि में आप प्रकट होगा। एक चीज। दूसरा चीज है, आपसे ऐसा भी प्रश्न आ सकता है इसमें कि इसमें से आपसे पूछ सकता है कि इसमें से पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए मिश्रित स्वर प्रत्याहार कौन सा है, या मिश्रित स्वर कौन से है? मिश्रित व्यंजन सुने थे, मिश्रित स्वर तो सुने ही नहीं थे। पहले बात समझिए मिश्रित स्वर किसे कहते हैं, फिर समझिए मिश्रित स्वर प्रत्याहार का कौन कौन सा है। दीर्घ स्वर बढ़िया, मिश्रित स्वर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मिश्रित है। मिश्रित का मतलब दो वर्ण जब मिल जाए या दो स्वर मिलकर जो कोई नया स्वर बनता है उसको मिश्रित स्वर कहलाएगा। मिश्रित व्यंजन तो इसी तरीके से बनता है ना। मिश्रित व्यंजन में क्या क्या होता है? मिश्रित व्यंजन कौन कौन सा होता है? मिश्रित व्यंजन अच्छा अपने आप में सामने और बात ये नहीं कभी महसूस होता है कि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे हमारा होगा भगवान। मतलब हम वो भी जैसे अगर कोई पूछता होगा कि हम BA BT से बताते हैं, BA कहाँ BT से पढ़ते हैं हम। अभी समझ लो आप एज ए अध्यापक बन चुके हो, कभी सामने बातें नहीं हम क्या हमारी तैयारी चल रही है, क्या नहीं तैयारी चल रही, नौकरी वोकरी लेना है तो वैसे BT से संधि करना है। पहली बात जान लीजिए कि आप लोग जैसे कहते हैं मन वचन और कर्म तीनों से पहले आप लोग अध्यापक बनिए। और कैसे बन सकते हो? कम से यूनिफॉर्म में आना, ठीक, बाल और तो लाल से थोड़ा काला कर लेना, ठीक है। इंसान बन जाओ यार, कैसे आते हो तुम लोग? सड़क चलने वाले गुंडे दिखाई देते हो, ठीक है। स्लीपर ऊपर पान मत आना, बता दे रहे हैं। इंसान दिखाई दे तो पहले। अब समझो क्या आप बता रहे हैं। मिश्रित स्वर, मिश्रित स्वर होता है एक बड़ा को, छोटा को, बड़ा को, इसे मिश्रित स्वर कहते हैं। कैसे होता है आपको आगे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया, मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि मिश्रित स्वर प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो आप कहाँ से कहाँ तक उठाओगे? यहाँ से शुरू करोगे यहाँ, क्योंकि यही लास्ट है। तो आप कहेंगे कि एज
प्रत्याहार जो है वो क्या है, मिश्रित स्वर प्रत्याहार है। क्या है, मिश्रित स्वर प्रत्याहार है। इलाहाबाद चले जाना, अगर इसके विषय से कोई पढ़ाने कोई कोचिंग वाला तुमको जरूर फोन करके बता देना, सब बता रहे हैं, गारंटी लेते हैं, जो गए वो बताते हैं। इतना विस्तृत से कोई संस्कृत नहीं पढ़ाएगा, दिमाग में नोट कर लो, जितना दिन है ढंग से पढ़ लो, ठीक है। तो अब ये देखिए किस तरीके से मिश्रित है, ये समझो। एक ऐसे मिश्रित है आधन ई बराबर ए, आधन ओ बराबर ओ, कहाँ कहाँ यह संध गुण संधि में, गुण संधि पता है, संधि में कुछ पता है, गुण संधि कभी सुने हो तो उसकी परिभाषा और भाषा कुछ तो दिमाग में होगी। गुण संधि, गुण संधि पढ़े हो, संस्कृत से हो तुम यार, छात्र स्त्री हो, गोड़ दे रहे हो संस्कृत पाठशाला संस्कृत पाठशाला की लोग गोड़ दे रहे हैं। संस्कृत पाठशाला में कैसे बैठा होती पता है, बता रहे हैं, आम के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे अगर संस्कृत में लिखा है किसी चीज की, मान लीजिए प्रश्न पूछा है कि आप मान के चलिए पूछ लिया कि गांधी जी की मान लीजिए प्रशंसा लिखिए, ऐसे समझो। तो अगर उसमें मान लीजिए संस्कृत में अगर मिल गया है कि गांधी जी की आलोचना लिखो, तो आलोचना देखेंगे नहीं, गांधी जी लिखा है कहेंगे यही उत्तर है, लिख डालो पूरा, अच्छा चले आएंगे। ऐसे ही होता है, सब बजा रहे हैं। कितना क्वेश्चन, मतलब एक लाइन थोड़ा सा उसका शब्द मिल गया ना, बाकी पीछे क्या पूछ रहा है, उसकी विशेषता पूछ रहा है, उसकी अपमान के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इससे मतलब नहीं है, छाप दी पूरा उठा के एक एक लाइन। और जितनी अच्छी राइटिंग उतना ज्यादा नंबर। संस्कृत पाठशाला की हाल है। ये तो हो गया, बात हो गई यहाँ तक, मैं सोच लिया। बात करते हैं हम लोग संधि की, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड। दो वर्णों के मेल से, क्या, दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की कितनी भेद होती है? बहुत अच्छा सवाल। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर व्यंजन से। कभी कभी कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और संधि के 5 भेद बता देते हैं, 8 भेद बता देते हैं। कैसे बता देते हैं ये भी बता रहे हैं। 5 भेद कैसे बता देंगे? कहेंगे सर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाल संधि, ठीक है। और रूप ऐसे से करके मतलब 5 अपना बना लेते हैं, वृद्धि संधि, कहेंगे 5 संधि होते हैं। जबकि ये स्वर संधि के भेद हैं, ये संधि के भेद नहीं है, ये स्वर संधि के भेद है। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समझ में आया? ये 3 भेद होते हैं। अब आता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। इसमें एक कंडीशन होता है, जब स्वर के बाद स्वर आए, क्या होता है? स्वर के बाद इसमें स्वर, जब स्वर के बाद स्वर आए और दोनों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि में जो आपके सिलेबस में 5 भेद है, और टोटल वैसे संस्कृत में जो आपको पढ़ाएंगे आगे चल के 3rd सेमेस्टर में जो अध्यापक रहेंगे जो पढ़ाएंगे यहाँ पर 8 संधि पढ़ाएंगे। कितना पढ़ाएंगे? 8 संधि पढ़ाएंगे। 8 संधि कौन कौन सी है? एक तो हो गया दीर्घ, दूसरा क्या है यण, दूसरा गुण, तीसरा यण, उसके बाद अयाल और वृद्ध। 5 तो ये हो गया। 3 और क्या, कौन कौन सा है? पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृत भाव। ये टोटल 8 संधियां हैं। तो अब हम शुरू करते हैं दीर्घ संधि से, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइए और हम बोलते भी जा रहे हैं, समझ में भी आ जाएगा। दीर्घ संधि का एक सूत्र है, बोलते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। इसका मतलब क्या है? आकाशवाणी दीर्घ क्या मतलब है?
हाँ बहुत अच्छा। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार की बात आई कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो होगा। इसे क्या कहेंगे? अक प्रत्याहार। जब कह रहे हैं अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण, सवर्णों का मतलब होता है सजाती, कहते हैं ना सजाती विजाति, सजाती विजाति सुने होंगे नहीं? जैसे बात करते हैं कि अपने जात में शादी करना सजाती कहलाता है, अपने जात के इतर में शादी करना दूसरी जात में, उसको विजाति कहते हैं। ऐसे भी अभी ऐसे भी समझो, जात पर जात, जात का मतलब होता है अपने ही जात का है, पर जात का मतलब दूसरा, दूसरे जात का है, तो ये ऐसे भी समझो। तो यह सवर्ण का मतलब होता है कि आपका समझो सजाती शब्द, ठीक। ऐसे भी इसे कह सकते हो समान वर्ण, सेम वर्ण, ऐसे भी इसको कह सकते हो। अब यहाँ पर पहले समझिए इस शब्द का, इसमें आप लोग क्या कहते हैं, अका का मतलब क्या होता है? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में क्या क्या आ जाएगा? आ, ई, उ, री और ले, ये क्या कहलाता है? अक प्रत्याहार। अब कह रहा है अका समाने, मतलब अब क्या कहता है कि आ के बाद कंडीशन इसमें होती है आ ही आए, यानी संधियों में क्या होता है? संधि और समास में दो पार्ट हमेशा होते हैं, अब दो मतलब आप कह सकते हो सार्थक शब्द होते हैं, बिना दो सार्थक शब्दों के संधि हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आ के बाद ये कह रहा है आ ही आए, कंडीशन इसकी यही है कि आ जब अगर रहे पहले पार्ट में, दो पार्ट होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, ऐसे भी समझो, ठीक है। तो पहले पद में अगर पहले पद का अंतिम शब्द अगर आ है तो दूसरे पद का पहला पद जो है वो अभी आ ही होना चाहिए, तब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसे छोटा आ है तो बड़ा आ हो जाएगा, अगर बड़ा है तब पर भी बड़ा होगा, अगर छोटा बड़ा है तब पर भी बड़ा होगा। इसमें इसीलिए कहते हैं जब इसकी आप जैसे आप जब भी इसकी आप किताब में या हमसे सुनिए कि इसकी जो परिभाषा बोली जाएगी तो ऐसा बोला जाएगा, जब ह्रस्व आदेश आ ई उ री के बाद, ठीक है, जब ह्रस्व आदेश आ ई उ री के बाद पुनर्ह्रस्व आदेश आ ई उ री आए तो उसके स्थान पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री, बड़ा ली हो जाता है। इसकी जो परिभाषा होती है, और इसमें सूत्र में भी कहा रहा है अका समाने दीर्घ, यानी कहने का मतलब है अक प्रत्याहार के बाद जब समान वर्ण आते हैं, समान वर्ण का मतलब होता है आगे बाद क्या आए? आ ही आए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, इससे मतलब नहीं है, उसका दीर्घ कंडीशन लगा देगा है। अब ई के बाद क्या आए? ई ही आए, चाहे बड़ी आए चाहे छोटी आए, इससे मतलब नहीं है। उ के बाद क्या आए? उ ही आए, ठीक है। री के बाद क्या आए? री ही आए, री के बाद क्या आए? री ही आए, तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा कैसे होता है? ऐसे ऐसे आप निशान बना लीजिए बराबर वाला, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए? बड़ा आ लगा लीजिए, बड़ी ई लगा लीजिए, बड़ा उ लगा लीजिए, बड़ा री कैसे लिखेंगे? एक बार ये लटका लटका लीजिए, बड़ी री हो गया, ठीक है। बड़ी री कैसे लिखेंगे? एक बार लटकाइए फिर लटका लीजिए। तो क्या है कि ह्रस्व आदेश आया है आ के बाद, मतलब आ ई उ री के बाद जब पुनः ह्रस्व आदेश आ ई उ री आए तो उसके स्थान पे क्रमशः आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री हो जाता है। ये अका समाने दीर्घ का अर्थ है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण आप लोग चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे जैसे करिए, आप कहो तो हम जैसे पहले आप लोग लिख लीजिए तो हम बोलते हैं। जैसे हो गया विद्यालय, शुभागमन, ठीक है, श्री सर, गुरु उपदेश, भानुदय, नदी सर, रविंद्र, कविंद्र, पितृऋणम, होत्रिकारा। अब इतना मतलब हो गया है। अब आप लोग क्रम से हम आपसे पूछेंगे और उसका विग्रह करके आपको दिखाएंगे। अब विग्रह करके पूछते गिराएंगे। जैसे आप लोग क्रम से बोलिए, क्या लिखा पहले? पहले पहला क्या है उदाहरण? विद्यालय ना। अब विद्यालय में भी दो पार्ट है ना, दो पार्ट क्या है? विद्या धन आलय, ठीक।
से क्या निकला? बड़ा का निकला। ठीक है, इसमें से क्या निकला? बड़ा का निकला, बराबर हो गया बड़ा। ठीक है, दूसरा बच गया दिवाले। ठीक है, जैसे देखिए दिवाले शब्द है, दिवाले शब्द है, तो इसका विग्रह क्या होगा? देव भगालय। अब इसमें से क्या निकला? छोटा निकला। ठीक है, इसमें से क्या निकला? बड़ा निकला, बराबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, दूसरा अगला शब्द क्या है? भावनुदय शब्द है। ठीक है, भावनुदय शब्द लिखा है, इसका विग्रह क्या होगा? अब इसमें से क्या निकला? छोटा वो निकला। इसमें से क्या निकला? छोटा वो निकला, बराबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा यहाँ पर देखिए लगा है। उसके बाद जैसे एक है ग्रुप देश में, अब देखिए छोटा और बड़ा लिखना आपको बताए थे कि छोटा की मात्रा कैसे लगती है, बड़ा की मात्रा कैसे लगती है, र के साथ। पता ही नहीं होगा। रूस और रुपया कैसे लिखा जाएगा पता है? रुपये कैसे लिखा जाएगा और रूस कैसे लिखा जाएगा पता है? इसको कहते हैं घास रंगन ना, कहते हैं कि घोड़ा घास चल रहा है। जैसे देखिए जब आप रुपए लिखते हैं, ध्यान से देखो, तो रुपए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जब आप रूस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जब डायरेक्ट ऐसे इसी से लगा के ऐसे लटका दोगे छोटा हो जाएगा। जब कोली लगा के लटकाओगे बड़ा हो गया। रा के साथ उनकी मात्रा प्रयोग करने में थोड़ा सावधानी जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। कोई आपको ऐसे पूछ लेगा, बता नहीं पाओगे। याद रहेगा? चलो याद रहना चाहिए। अब इसमें देखिए बड़ा की मात्रा प्रयोग हुआ है, ग्रुप देश में देखिए बड़ा की मात्रा प्रयोग हुआ है ना। अब जब इसका विग्रह करेंगे छोटा जैसे ऐसे लिखेंगे गुण धर्म, यहाँ से क्या निकला? छोटा हो। यहाँ से क्या निकला? छोटा हो, बराबर क्या हो गया? बड़ा हो। ठीक, अगला उदाहरण क्या है? रविंद्र। विग्रह करिए। इसमें से क्या निकल रहा है? मतलब कैसे निकल रहा है ये पता है कि वो भी बताना पड़ेगा। चलो पता है तो काम आसान है। बराबर क्या हो गया? समझ आ गया ना? अब अगला क्या है? कविंद्र, वो भी सेम उदाहरण है। अगला क्या है? रमेश। क्या रवीश? कबीश, वो भी है कविधनीश, हो जाएगा ना। आगे क्या है? श्रीश, एक शब्द बोले थे श्रीश। श्रीश नहीं लिखे थे? जैसे देखिए कबीश शब्द है, कबीश शब्द है ना, कबीश बोले थे ना। कबीश का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ अर्थविद होगा, इसे तो निकालते चलना दिक्कत हो जाएगा। कविंद्र है, कविंद्र है ना, चलो कविंद्र है, कविंद्रों पर है। कविंद्र क्या अर्थ है? कविंद्र क्या शुद्ध होगा? कविंद्र मान लीजिए, देखिए इंद्र का मतलब भगवान होता है, चाहे कवि है तो कवियों का ही कविंद्र, जैसे कि कपींद्र है तो कवि का इंद्र यानी हनुमान जी। ठीक है,
रविंद्र है, रविधन इंद्र, ठीक है। जो सूर्य भगवान के देवता आप कह सकते हो, सूर्य देवता के लिए ही कह सकते हो। जैसे हम श्रीश शब्द अगला प्रयोग किए कि श्रीश, तो श्रीश का मतलब होता है, श्री मतलब क्या होता है, लक्ष्मी जी पर्यायवाची है ना श्री, ठीक है। श्रीश ऐसा शब्द लिखा जाएगा, श्रीश। अब इसमें क्या हो गया, श्रीधन ईश शब्द निकला है, क्या है, श्रीधन ईश। तो इसमें से क्या है, बड़ी ई बड़ी मिलाकर बड़ी हो गया। ये किसके लिए प्रयोग किया है, श्रेष्ठ विष्णु भगवान के लिए, कि उनका लक्ष्मी जी का ईश्वर कौन है, विष्णु भगवान है। अगला क्या है, हो गया नहीं और होगा, नहीं लिखा है तो क्या होगा, पितृऋणम, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। ये भी एक प्रकार का री की मात्रा ही है, क्या है, री की मात्रा ही है। यानी आप कह सकते हो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से भी छोटी री की मात्रा निकलेगी और यहाँ से भी छोटी री की मात्रा निकलेगी, ठीक। यहाँ से देखिए, यहाँ से छोटी की मात्रा प्लस यहाँ पर छोटी की मात्रा बराबर क्या हो गई, ये देखिए बड़ी री की मात्रा। यहाँ पर जो इस तरीके से लिखा गया है ये बड़ी री की मात्रा है, समझ में आया। री धन री बराबर री बड़ी री, तो हो गया आपका दीर्घ संधि। समझ में आया, नहीं समझ में आया, पूछ सकते हैं हम। अच्छा, नदीशा में कौन सी संधि होगी, इसमें क्या होगा, विग्रह करिए पहले, इसमें क्या 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 हो रहा है, बड़ी रहेगी, नदी लिखा जाएगा, बड़ी लिखा, नदी नहीं लिखा जाएगा। विग्रह करोगे नदी थोड़ी लिखोगे, नदी लिखोगे ना, नदी शब्द ही नहीं है, नदी धनीशा, ठीक है, बराबर नदीशा, ठीक। अब आगे आ जाइए आप लोग दूसरे संधि पर, दूसरे का नाम है पुरुष। आद का मतलब यहाँ से प्रारंभिक शब्द से लिया गया है कि आद मतलब प्रारंभ में कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो प्रारंभ यहाँ से कहने का मतलब है आ से है, यहाँ से सिर्फ इसका जो संबंध है आ से है, लेकिन इसमें भी जो प्रयोग होता है यण तक प्रयोग होता है, ठीक है। कैसे होता है आपको बताएंगे, अण तक या अग तक होता है, क्या तक होता है, अग तक होता है, बताएंगे किस तरीके से। इसमें क्या होता है, आद या संधि में क्या होता है आप समझिए, या पुरुष संधि में क्या होता है समझिए, इसको पहले परिभाषा समझिए। जब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद, ठीक, जब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद ई उ री ली शब्द आता है, यानी आप कह सकते हैं ई प्रत्याहार कह सकते हो, या कह सकते हो ऐसे कह सकते हैं ई उ री ली आता है, तो आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन री बराबर अल, आ धन ली बराबर अल हो जाता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आ जाएगा। उदाहरण पहले इसका आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, अब एक एक बोलिए तो हम बताएंगे कैसे। इसका उदाहरण लिखिए, सुरेंद्र, महेंद्र, रमेश, दिनेश, महेश, चंद्रोदय, गंगोत्कम, गंगोत्कम,
गंगोत्कम, पुरुषोत्तम, महोदय, देवर्ष, महर्ष, राजर्ष, गणेश, तवल्लकारा, तवल्लकारा। हो गया। अब इसमें देखिए पहली बात इसकी पहचान आप लोग संक्षेप में भी समझते चलिए तब अच्छा रहेगा। जैसे जो भी आप लोग पहले सूत्र लिखे हो इसमें जैसे विद्यालय हो गया, देवालय हो गया, उसके बाद वाचनालय हो गया, उसके बाद महाशय हो गया, उसके बाद जैसे कविशा हो गया, कवींद्र हो गया, हाँ कविशा हो गया, कवींद्र हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी आप कह सकते हो कि दीर्घ संधि की जो भी आप उदाहरण लिखे हो इसमें अगर आप जैसे अगर आपको सूत्र ना पता हो, संधि भी भूल गए हो तो उसकी पहचान आप किस तरीके से कर सकते हो वो भी आपको बता रहे हैं। विग्रह कर ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, तो आसानी समझ में आ जाएगा। विग्रह नहीं कर पा रहे तब पर भी पहचान चिन्ह बता दे रहे हैं कि बीच में कोई भी संधि रहेगी, बीच में बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, ठीक है, बड़ी ली की मात्रा, ली की मात्रा। अगर इस तरीके से कोई किसी भी संधियों में मिल रही है तो आप मान के चलिए कि दीर्घ संधि होगी। संक्षेप समझ में आया कि इसमें बड़ा आ रहेगा, बड़ी ई रहेगी, बड़ा ऊ रहेगा, री रहेगी, ली रहेगी, सब बड़ा रहेगा। और बीच में इस तरीके से अगर मिल रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आसानी से इसको आप लगा सकते हो। दूसरा भी हम गुण संधि का उदाहरण लिखाए हैं। गुण संधि में क्या आप देखे हैं कि आप ए की मात्रा और ओ की मात्रा, सबसे ज्यादा ए की मात्रा और ओ की मात्रा, सिंगल आप कर सकते हो, छोटी ए की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, ऐसे भी कर सकते हो। छोटा ए की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, ये पहचान होता है गुण संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये संक्षेप है कि अगर बीच में जैसे देखिए गणेश है, छोटी की मात्रा, महेश है, दिनेश है, रमेश है, ठीक है, उसके बाद सुरेश है, ठीक, सुरेंद्र है, सब में देखिए एक ही मात्रा है बीच में। गंगोत्कम देखिए, चंद्रोदय देखिए, ठीक है, महोदय देखिए, ये सारे में क्या है, ओ की मात्रा है बीच में, छोटा ओ की मात्रा। ये पहचान होता है गुण संधि की। समझ में आया? अब जैसे जब आप दीर्घ संधि और वृद्धि संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि में क्या आप पाएंगे, औ की मात्रा, आई की मात्रा, महौषधि, ठीक है, उसके बाद तथाएव, उसमें जो रहेगा आई की मात्रा और औ की मात्रा, ये इसका पहचान बनता है। अगर नहीं संधि मान के सारा नियम कानून सब भूल गए तब के लिए कितना आपके लिए आसान रहेगा कि औ की मात्रा और आई की मात्रा अगर है तो मान के चलिए ये वृद्धि संधि है। अगर बीच में आधे अक्षर मिल रहे हैं तो ये अड़ संधि, आधे अक्षर मिल रहा है कौन संधि, ये अड़ संधि। ये संक्षेप में पहचान चिन्ह बता दे रहे हैं। वीडियो जाना घर में एक बार देख लेना, अभी हम देख रहे हैं, पढ़ने मन कम लग रहा है तो समझ में और आसानी से आ जाएगा। समझ में आया? अब मैं आपको आज यहाँ गुण संधि के बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद कल दूसरी संधियों के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि आप लोग भूल चुके हो, वीडियो को लग रहा है लंबा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आप समझ लीजिए गुण संधि किस तरीके से इसमें क्या है। आप जैसे उदाहरण बताए सुरेंद्र, ठीक, सुरेंद्र से ही चलिए, पहले पार्ट में इसके हमेशा ध्यान देना, पूर्व पद इसको कहते हैं, में आ ही रहेगा, मात्र आ रहेगा। उसमें क्या था, पहले पार्ट में आ नहीं हो सकता है, दूसरे में भी ये नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी पहचान होती है, ये इसमें गुण की क्या पहचान होती है कि पहले पार्ट में सदैव लास्ट में अंत में आप कर सकते हो कि आ ही रहेगा, और दूसरे पार्ट में ई कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें से क्या निकला, आ निकला, इसमें से क्या निकला, ई निकली, बराबर क्या हो गया, ये हो गया। जो ये बताया था कि यह मिश्रित स्वर है, क्योंकि यह दो स्वरों के मेल से बना है। आधा ई बराबर ए गुण संधि,
बताए थे ना, तो ये इसका एक उदाहरण आपको दिखा दिए। ठीक, अब क्या है दूसरा उदाहरण क्या है, क्या महेंद्र। अब महेंद्र में क्या होता है कि महाधन इंद्र, इसमें से क्या निकला बड़ा का निकला, इसमें से क्या निकला 3 निकला, बराबर क्या होगा ये हो गया। ठीक, अगला क्या है रमेश, रामाधन 30 हो गया, क्या हो गया आधन ई बराबर क्या दिनेश दिन धनीश आधन ई बराबर 1। और क्या है क्या महेश महाधनीश चंद्रधन उदय, चंद्रोदय में चलो पता। गणेश भी इसी तरीके से गणधन इसमें जाएगा। गण मतलब होता है लोग, आप कह सकते हो, या गण वैसे भी होते हैं जिसे कहा जाता है, गण का मतलब लोग ही समझिए, लोगों के ईश्वर गणेश हो गया। ठीक है, अब चंद्रोदय है हमारा, चंद्रोदय नया है इसलिए इसको हम समझा दे रहे हैं। चंद्रोदय समझ लीजिए, चंद्रोदय आया था, ये बार हम लोगों की परीक्षा में आया था, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। इससे यहां से क्या निकला आ निकला ना, यहां से क्या निकला वो निकला, बराबर क्या हो गया वो हो गया। ये मिश्रित स्वर के मिश्रित स्वर का दूसरा उदाहरण। ठीक है, पहचान चिन्ह क्या बताया है, इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो गई छोटा वाला, पहचान चिन्ह इसकी है। ये गुण संधि आपको समझ में ही आ रहा है तो समझिए ए की मात्रा और ओ की मात्रा बीच में मिल रहा है छोटा, दोनों बार बार ध्यान देना। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि होगी। तो ये चंद्रोदय हो गया, महोदय महाधनोदय। ठीक है, और क्या है पुरुषोत्तम पुरुष धन उत्तम महर्षि। अब महर्षि देखिए इसमें जरूरी है महर्षि, यहां से क्या निकला आ निकला, यहां से क्या निकला री निकला, बराबर हो गया आर। आर कहां से है, यहां देखिए आ लगा है ना महा, उसके बाद ये जो ऊपर वाला ला है ये बराबर में हो गया आर, क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, हो गया महर्षि, राम में हवन रहेगा। ठीक है, देवर्षि राजर्षि सेम कंडीशन सेम इस तरीके से। देवधन जैसे मान, उसके बाद क्या है पहले महर्षि के देवर्षि में देवधनसी। ठीक है, उसके बाद और एक क्या होता है राजर्षि राजधनसी। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है तबल का ना, देखिए एक ही जैसा गलत है ना, एक ही शायद गलत है। हाँ एक ही गलत है। ये देखिए इसमें क्या है, आ यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला आ, यहाँ से क्या निकला ली, बराबर हो गया आल, क्या हो गया आल। अब कैसे हुआ आपको दिखा रहे हैं, आ यहाँ से निकला, ठीक है, वह से आ से यहाँ से, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद आ यहाँ से, आला यहाँ से, आल हो गया, क्या हो गया आल हो गया। ठीक है, आधा है ना, ये हो गया आपका
आधन री बराबर अल, ठीक है। आप आधन री बराबर अल हुआ और आधन री बराबर अल हो गया। ये आपका हो गया गुण संधि। इससे संबंधित जितने भी आप किताब में जाइएगा उदाहरण देखिएगा और बैठाइएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बाकी जो बची है कल परसों में पढ़ा देंगे।